उत्तराखंड भाजपा अब अपनों के ही सवालों से डरने लगी है। सोचिए, एक तरफ सरकार है और दावा है डबल इंजन की ताकत का, दूसरी तरफ उसी पार्टी का एक विधायक जो अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहा है। ये कहानी सिर्फ अरविंद पांडे की नहीं, ये कहानी है बीजेपी के भीतर बढ़ती असहमति, गुटबाजी, सत्ता संघर्ष और उस राजनीतिक शतरंज की जहां हर चाल के पीछे एक गहरा संदेश छुपा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गदरपुर विधायक अरविंद पांडे मुख्यमंत्री धामी को टारगेट कर रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री धामी और उनकी सरकार अपने ही वरिष्ठ नेता, विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री को निशाना बना रही है। अपनों के निशाने पर आई धामी सरकार पर सिर्फ अंदरूनी ताकत हमलावर है, ऐसा नहीं, बल्कि आज के हालात में बॉबी पवार का स्वाभिमान मोर्चा, प्रदेश को जन्म देने वाली उत्तराखंड क्रांति दल और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी हमलावर है। और सदी हुई रणनीति के तहत 2027 के विधानसभा चुनाव में टीम पुष्कर को राजनीतिक मात देने की तैयारी कर चुकी है। उत्तराखंड भाजपा में बगावत खुलकर सामने है। प्रदेश में घटित ताजा राजनीतिक घटनाक्रम इस बात की तरफ इशारा करने लगे हैं कि भाजपा में खेमेबाजी अब अपने पूरे चरम पर है। मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ भाजपा के अंदर ही नाराजगी खुलकर बड़ी है, जो किसी एक से नहीं बल्कि गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक लगातार फैल रही है। राजनीति में इन दिनों जो हलचल दिखाई दे रही है वो सामान्य नहीं। घटनाओं का क्रम, उसकी टाइमिंग और पीछे के किरदार सब कुछ इस ओर इशारा कर रहे हैं कि गदरपुर विधायक अरविंद पांडे को लेकर भाजपा के भीतर एक सुनियोजित राजनीतिक शतरंज खेला जा रहा है। पिछले कुछ समय में जिस तेजी से घटनाक्रम बदले हैं उससे साफ है कि यह कोई आकस्मिक राजनीतिक टकराव नहीं बल्कि पूर्व नियोजित घेराबंदी है। और हैरानी की बात यह कि इस घेराबंदी की धुरी विपक्ष नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी बनती नजर आ रही है। बेबाक 5 बार के विधायक अरविंद पांडे हमेशा से पार्टी के भीतर एक ऐसे चेहरे रहे हैं जो सत्ता और संगठन दोनों से टकराने का मादा रखते हैं। अवैध खनन से लेकर प्रशासनिक कार्यशैली तक उन्होंने न केवल अफसरशाही को कटघरे में खड़ा किया है बल्कि पार्टी से जुड़े प्रभावशाली चेहरों पर भी सार्वजनिक रूप से सीधे सवाल उठाए हैं। यही बेबाकी अब उनके लिए राजनीतिक असहजता का कारण बनती दिखाई दे रही है। पंचायत चुनाव हो या निकाय चुनाव, पांडे लगातार अपनों से ही संघर्ष करते नजर आए हैं। यह संघर्ष अब व्यक्तिगत नहीं बल्कि संगठनात्मक अंतर्विरोध का रूप ले चुका है। लगने लगा है कि अरविंद पांडे के लिए वरिष्ठता अब ताकत नहीं बोझ बनती दिखाई दे रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि पार्टी के भीतर बदलते समीकरणों में पांडे की वरिष्ठता अब उन्हें बढ़त नहीं बल्कि असुविधाजनक स्थिति में डाल रही है। अनुभव, जो कभी उनका सबसे बड़ा हथियार था, अब कई धड़ों को खटकने लगा है। उनका आक्रामक और स्पष्टवादी रुख संगठन के उस वर्ग को असहज कर रहा है जो नियंत्रित राजनीति में विश्वास रखते हैं। जनपद की पुलिस और प्रशासन के साथ विधायक की खुली खींचतान भी अब किसी से छुपी नहीं है। पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग जाकर बयान देना, निर्णयों का सार्वजनिक विरोध करना, इन सबको भाजपा के भीतर अनुशासन के चश्मे से भले देखा जाए, लेकिन क्या ये एक तरफा होना चाहिए? खुले तौर पर अपनी ही सरकार के सामने खड़े अरविंद पांडे हर मंच से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देश का सबसे ईमानदार धाकड़ मुख्यमंत्री बता रहे हैं, जिसे प्रशंसा के तौर पर नहीं बल्कि आम जनमानस में तंज के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकार इसे आत्मरक्षा की रणनीति और संदेश आधारित राजनीति के रूप में देख रहे हैं, जहां हर वाक्य के पीछे दूसरा अर्थ छिपा होता है, जिसके मायने गहरे भी होते हैं और मन मस्तिष्क को चोटिल भी करते हैं। अरविंद पांडे का सीधे किसान आत्महत्या मामले में सीबीआई की जांच का मुद्दा उठाना भी सरकार और संगठन के भीतर बेचैनी बढ़ा रहा है। पार्टी के एक गुट के नेता इसे सार्वजनिक दबाव की राजनीति मान रहे हैं तो दूसरे गुट के नेता इसे जायज। यही कारण है कि पांडे अब पार्टी के भीतर विवाद नहीं, विभाजन का केंद्र बनते दिख रहे हैं। यहीं से लगने लगा है कि यह टकराव अब सीधा है सीएम धामी और अरविंद पांडे के बीच में। इस तनातनी के बीच हरिद्वार सांसद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गढ़वाल सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का एक प्रोटोकॉल जारी हुआ। अरविंद पांडे के आवास पर खिचड़ी भोज में उपस्थित होने का जो दिन होते होते रद्द हो गया, लेकिन प्रदेश में जो संदेश देना था वो जा चुका था। उस कार्यक्रम ने भी पूरे प्रदेश में कयासों का बाजार गर्म किया।
विधायक अरविंद पांडे से जब इस विषय में मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद ही ना आने का आग्रह अपने बड़े नेताओं से किया ताकि कोई भी कंट्रोवर्सी पैदा न हो। बहरहाल प्रोग्राम भले रद्द हो गया, लेकिन जारी प्रोटोकॉल ने एक बात साफ कर दी कि अरविंद पांडे के पक्ष में कई बड़े भाजपा नेता खुलकर मैदान में आ चुके हैं। एक और हैरान करने वाली बात है कि जिस तरह भाजपा के कई नेता विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर हैं, बावजूद इसके शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी भी कई सवालों को जन्म दे रही है। दिल्ली दरबार से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं देखी गई, न धामी सरकार के पक्ष में और न ही पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के पक्ष में। अब इस चुप्पी को दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला, ये गदरपुर विधायक के लिए सुरक्षा कवच है और दूसरा, पांडे के खिलाफ बिछाई गई राजनीतिक बिसात की अंतिम तैयारी। गौरतलब है कि भाजपा विधायक अरविंद पांडे को सरकारी राजस्व भूमि पर अतिक्रमण के मामले में तहसील प्रशासन की ओर से नोटिस भी जारी हो चुका है। तहसील गदरपुर द्वारा जारी नोटिस के अनुसार ग्राम गूलर भुज स्थित भूमि पर अवैध निर्माण का उल्लेख किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई जांच के बाद अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पर एक सवाल फिर खड़ा होता है कि अरविंद पांडे ने यदि अतिक्रमण किया भी है तो क्या इससे पहले जिले के काबिल प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये विभाग की नाकामी के ऊपर उंगली उठाता है, और अगर जानकारी पहले से थी तो फिर क्यों सत्ता पक्ष के विधायकों को ये सुविधा दी गई कि वो किसी भी जमीन पर कब्जा करें, बैठे रहें और जिला प्रशासन चुप्पी साधे बैठा रहे? आखिर क्यों जब पांडे ने प्रशासन के ऊपर सवाल दागने शुरू किए तो उनको नोटिस भेजा गया? इन हालातों में भाजपा विधायक के पास नोटिस आना बताता है कि फिलहाल तो वो टारगेट पर है। खैर, इन सबके बीच विधायक गदरपुर का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अगर मैंने जमीन कब्जाई है तो प्रशासन बिना देर किए कब्जा वापस ले ले। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री उनकी सीबीआई जांच करवा लें, उसके लिए भी वो पूरी तरह से तैयार है। मैं अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को मैं अपने इस प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि मेरे पे जो आरोप लगे हैं इसके तत्काल सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। मैं तैयार हूं। खैर, प्रशासन के नोटिस सर्विंग कार्यक्रम के बीच खिचड़ी भोज में जुटी भीड़ ने अरविंद पांडे की ताकत का नमूना भी पेश किया। भले किसी भी कारण से त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी और मदन कौशिक का प्रोग्राम रद्द हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी कई भाजपाई नेता अरविंद पांडे से मिलने पहुंचे, जिनमें पूर्व विधायक लाल कुआ, नवीन दुमका, बिशन सिंह चुफाल शामिल रहे। इसमें आरएसएस से जुड़े होने की वजह से अरविंद पांडे को संघ का भी साथ मिलता प्रतीत हो रहा है। कुल मिलाकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के वरिष्ठ विधायक ने प्रदेश की अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें वो भाजपा की आंतरिक राजनीति का टेस्ट बन चुके हैं। सवाल ये नहीं कि पांडे सही हैं या गलत, सवाल ये है कि क्या भाजपा अब असहज सवाल पूछने वालों के लिए अपनी ही सरकार और संगठन में जगह छोड़ती भी है या नहीं। उधम सिंह नगर के गदरपुर से देहरादून और देहरादून से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं का बाजार गर्म है। देखा यह जा रहा है कि इस राजनीतिक शतरंजी बिसात में अगली चाल कौन चलेगा। समय, परिस्थिति और नोटिस ये इशारा जरूर कर रहे हैं कि उत्तराखंड भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये हालात आने वाले समय में पार्टी की आंतरिक राजनीति को और भी ज्यादा प्रभावित कर सकता है। पर दिल्ली दरबार की टूटती चुप्पी का इंतजार सभी को है, क्योंकि वहीं से तय होगा कि अरविंद पांडे का अब राजनीतिक भविष्य क्या होगा और क्या उनका यह कदम और असंतुष्ट भाजपाइयों को भी आवाज दे पाएगा या फिर उठती आवाजें यूं ही दम तोड़ देंगी। क्योंकि अगर दिल्ली ने जरा भी विधायक की बात को तरजीह दी तो यकीनन और आवाजें भी सुनाई देंगी। अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताने वाली भाजपा लोकतंत्र की मजबूती का जिक्र हर मंच से उठाती है, पर देखना यह होगा कि अपनी ही पार्टी के लोकतंत्र की रक्षा भाजपा कर भी पाएगी या नहीं। बाकी दिल्ली और 2027 के विधानसभा चुनाव दोनों ही दूर नहीं है। अब देखिए ना, उत्तराखंड में बीजेपी की मुश्किलें पिछले 2-3 महीने से लगातार बढ़ी हैं। आए दिन नए नए घटनाक्रम पर गौर करें तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इन मुश्किलों से बाहर निकल ही नहीं पा रही। बात अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े नए घटनाक्रम की हो या फिर बीजेपी की ही मंत्री रेखा आर्य के पति की ओर से महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान की, हर मामले में ही बीजेपी बैकफुट पर चली आ रही है।
अंकिता भंडारी केस में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जब सीबीआई जांच के आदेश दिए तब जाकर वो मामला थोड़ा कंट्रोल में आया था। उसके बाद हल्द्वानी में काशीपुर के किसान की आत्महत्या ने एक बार फिर से बीजेपी को वापस मुश्किलों में धकेल दिया। वहां थोड़ी शांति मिली थी तो अब उनके अपने ही विधायक जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं अरविंद पांडे की मुखर्ता ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इन सभी मुश्किलों के बीच उत्तराखंड बीजेपी मुख्यालय पर लगे राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद नए पोस्टर बैनर से उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम की गायब तस्वीर ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। अब इससे या तो ये लगता है कि प्रभारी की छुट्टी अंदर खाने हो चुकी है या फिर होने वाली है। चुनावी मैनेजमेंट और एक प्रोफेशनल चुनावी स्ट्रेटेजी के लिए देश भर में पहचान रखने वाली भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में तो इस बार पिछड़ती दिखाई दे ही रही है, क्योंकि इस बार रणनीति की बजाय आंतरिक कलह से जूझती भाजपा की मुश्किलों का असर अब उसके पब्लिक प्रोग्रामों में भी देखने को मिल रहा है, जिसमें पार्टी अपने संगठन विस्तार और तमाम संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर पिछले महीने भर से रणनीति तैयार कर रही थी। लेकिन इस बार जब पार्टी के लोग पब्लिक के बीच में इन कार्यक्रमों को लेकर जा रहे हैं तो कार्यक्रम पीछे रह जाते हैं और पब्लिक का गुस्सा पहले देखने को मिलता है। सोशल मीडिया इन तमाम चीजों से पटा पड़ा है। पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं तक को विरोध की तस्वीरें आजकल देखनी पड़ रही हैं। सोशल मीडिया पर आम हो चली इन तस्वीरों के पीछे महेंद्र भट्ट बेहद परेशान भी दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक विरोध के स्वर तेज हैं। नेताओं का घेराव, टिप्पणियां और काले झंडे दिखाए जाने से दबाव बढ़ा है। इन सब का सीधा असर अब संगठन की गतिविधियों पर पड़ने लगा है। हालात ऐसे बने हैं कि तय कार्यक्रम बदले गए, कई आयोजकों को टालना पड़ा, अंदर खाने असहजता बढ़ी और डैमेज कंट्रोल की कोशिशें भी असरदार साबित होती दिखाई नहीं दी। बीते कुछ समय में सामने आए एक के बाद एक मुद्दों के बाद पार्टी का एक बड़ा वर्ग असहज हुआ है। पार्टी के लोग कार्यक्रमों में खाना पूर्ति करते दिखाई दिए हैं। वहीं नए अध्यक्ष कमान संभालने के बाद अपनी परफॉर्मेंस को लगातार सुधार रही कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की इस रणनीति के पीछे भारतीय जनता पार्टी की अकुशल राजनीति है। बीजेपी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जिसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कई अहम कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं। अटल जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम और विचार गोष्ठियां प्रभाव नहीं छोड़ सकी। प्री SIR, BL2 जैसे संगठनात्मक कार्यक्रम इसकी वजह से प्रभावित रहे। जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में जनता का विरोध देखने को मिल रहा है। विकसित भारत जी राम जी योजना पर प्रेस करने आए मुख्यमंत्री को योजना की बजाय अंकिता भंडारी मामले पर ज्यादा बोलना पड़ा। विकसित भारत जी राम जी जन जागरण अभियान अब तक शुरू नहीं हो पाया। खेल महाकुंभ का नाम बदलकर मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी कर दिया गया। इसे भी बीजेपी भुनाने में नाकामयाब रही। कुल मिलाकर 2027 से पहले ये सब संकेत भाजपा के लिए सुखद तो नहीं है। 2027 के लिए अहम संकेत स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने भी दिए हैं। उन्होंने साफ किया कि भाजपा के सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा भाजपा को मिलता है और विपक्ष का वोट बट जाता है। बॉबी पवार बोले कि भाजपा को 2027 चुनाव हराने के लिए हम यूकेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं, जिससे मिलकर हम उत्तराखंड से भाजपा की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। प्रदेश में हजारों की संख्या में लोग चाहते हैं कि स्वाभिमान मोर्चा और यूकेडी को एक साथ आकर चुनाव लड़ना चाहिए। यूकेडी के लिए भी प्रदेश में संवेदनाएं हैं, लेकिन चुनाव में यूकेडी उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाती। सोशल मीडिया पर तो भाजपा कांग्रेस से ज्यादा यूकेडी का समर्थन मिलता दिखाई देता है, लेकिन चुनावों में यूकेडी आखिरी पायदान की पार्टी बनकर रह जाती है। इसकी अपेक्षा बॉबी पवार और उनके स्वाभिमान मोर्चा को चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो यूकेडी से बेहतर माना जाता है। केदारनाथ उपचुनाव हो या पंचायत चुनाव रहे हो या फिर निकाय चुनाव, बड़ी संख्या में स्वाभिमान मोर्चा के लोग जीत कर आए, जबकि यूकेडी उस हिसाब से काफी पीछे रह गई। ऐसे में अगर स्वाभिमान मोर्चा, यूकेडी और कांग्रेस एक साथ आते हैं तो न केवल भाजपा को टक्कर मिल सकती है, बल्कि यूकेडी और स्वाभिमान मोर्चा को कुछ सीटों पर जीत मिल सकती है, जो दोनों के लिए राजनीति में नए द्वार खोलने के लिए संजीवनी भी प्रदान कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ये सभी दल अलग अलग होकर चुनाव लड़े तो भाजपा को जरूर इसका फायदा होगा। शायद बॉबी पवार भी इस बात को समझ रहे हैं। उनका ये संकेत उसी तरफ इशारा कर रहा है। सवाल यही है कि क्या यूकेडी भी ऐसा सोचती है? इसके विपरीत क्या कांग्रेस सीटों का बंटवारा सही अनुपात में कर सहयोगी दलों के साथ कदम से कदम मिला पाएगी?
याद रहे कि अगर ये गठबंधन बना तो यही छोटे दल किंग मेकर की भूमिका में होंगे। सवाल यही है कि क्या आपसी टकराव और महत्वाकांक्षाएं किनारे कर ये सभी एक हो पाएंगे, क्योंकि अगर बिखरे विपक्ष के रूप में ये तीनों ही दल चुनाव में गए तो एक बार वही नतीजा देखने को मिल सकता है जो पूर्व के 2 चुनावों में देखने को मिला है। लेकिन अगर सच में ये गठबंधन कामयाब हो पाया तो आज की भाजपा को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसमें कोई अतिशयोक्ति होगी नहीं। इन दलों का एक साथ आना भाजपा की नींदें उड़ा सकता है, बशर्ते कि कोई बी टीम से न खेले। खैर, अंत में लोकतंत्र की दुहाई देने वाली भाजपा अपनी ही पार्टी के भीतर लोकतंत्र को कैसे जिंदा रख पाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ अरविंद पांडे हैं जो सिस्टम के खिलाफ मुखर हैं अपनी ही सरकार में, तो दूसरी तरफ धामी सरकार है जिसके मातहत आने वाले प्रशासन ने नोटिस खेलना शुरू कर दिया है। अब इसमें दिल्ली दरबार क्या कदम उठाएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। नजरें भाजपा के खिलाफ खड़े हो रहे गठबंधन पर भी टिकी हैं, क्योंकि बॉबी पवार के आह्वान पर अगर उत्तराखंड क्रांति दल और कांग्रेस साथ आ गए तो यकीन मानिए 2027 में विधानसभा के अंदर का मंजर कुछ और ही दिखाई देगा। बाकी आप इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपसे ही लोकतंत्र जिंदा है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।